हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का इस साल जो है यूपी बोर्ड द्वारा जो आयोजित 10th का एक बोर्ड एग्जाम था, इस बोर्ड एग्जाम का पेपर, साइंस का पेपर कोड 931, जिसका जो पेपर कोड है 824HX, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस के संपूर्ण हल इसमें मैं लेकर के आया हूं। तो इस पेपर में यह 3 खंडों में विभाजित क, ख एवं ग। क में जो है प्रश्न संख्या 1 में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरे में अति लघु उत्तरीय, तीसरे में लघु उत्तरीय और तीसरे में ही जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया गया था। तो इसी तरह से खंड क, ख और ग ये 3 भागों में बटा है, जिसमें कि क में फिजिक्स, ख में केमिस्ट्री और ग में बायोलॉजी का पोर्शन दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पीय है। स्टार्टिंग में जैसे खंड क, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का होता है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी तो F बराबर R/2 होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा, मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फोर्थ। तो इस तरह से हम कॉपी में लिखेंगे कैसे, किस तरह से हम अच्छे नंबर स्कोर करें, यह जो है मैं इसको आप लास्ट में पेपर के बता रहा हूं। इसमें ये पेपर्स है और जिसका PDF पेपर और कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में दिए गए हैं, तो आप उसे जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब जैसे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 824HX का ये जो संपूर्ण हल है, जिसमें खंड क है। क में 1 का क, चौथा ऑप्शन बैगनी, ख फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, ग सेकेंड ऑप्शन है टंगस्टन का और घ फोर्थ ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का क, ख, ग, घ और उसके सामने उसका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको लिखना होगा। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का क है कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, अब इसमें आपको चित्र बनाना होगा, जिसमें कि ये दिखाना है आपतित किरण, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण, प्रिज्म कोण, अपवर्तन कोण, ये जो है आपको इसमें दर्शाना होगा। अब होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण वायु से कहां जा रही है? कांच में प्रवेश कर रही है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल से सघन में, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस तरह से जब यह आपतित किरण इस पर पड़ेगी तो प्रिज्म के अंदर यानी यह सीधी चलेगी और फिर इसके बाद जो है यह कांच से वायु में जाएगी। तो कांच से जब वायु में जाएगी तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस तरह से आप जो है इसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ख है, मानव नेत्र का निकट बिंदु और दूरस्थ बिंदु क्या होता है? तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से मानव नेत्र का दूर बिंदु, तो वह दूरस्थ बिंदु जिसे नेत्र अपनी बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है, जिसे कि हम जो है रिलैक्स्ड आई का केस भी कहते हैं। यह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। तो इस बिंदु से नेत्र की दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह दूरी अनंत पर होती है। दूसरे का ग है कि जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा? तो ये देखिए, जब C और F1 के बीच में ये रखा गया है तो जो समानांतर किरण आएगी वह फोकस से होकर के जाएगी और
जो सी से होकर के आएगी वो सीधे पार चली जाएगी, लेकिन यह अनंत पर जाकर के मिलेंगी या अनंत पर नहीं भी मिलेंगी, ये अनंत पर नहीं मिलेंगी क्योंकि ये फैलती जा रही हैं। तो इसे हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ये ए डैश बी डैश इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा, सीधा और वस्तु की ओर बनता है। 3 का क, कोई व्यक्ति जो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसके निवारण के लिए किस प्रकार का चश्मा का प्रयोग करना होगा, यानी लेंस का प्रयोग करना होगा। तो व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख सकता है, यानी 30 सेंटीमीटर के पास की वस्तुओं को देख सकता है। तो जब निकट की वस्तुओं को देख सकता है तो व्यक्ति में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। अब इसमें दिया गया है इमेज कहां बनाना है, 30 सेंटीमीटर पर। यू कितना होगा, -25, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर एफ का मान ज्ञात करना है। तो जो लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u बराबर, आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1/-30 - 1/-25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/50 यानी -1/150, तो f बराबर -150 सेंटीमीटर। अर्थात निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उस व्यक्ति को -150 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना होगा। अब इसमें अथवा पोर्शन दिया गया है, यानी 3 का क करिए या अथवा जो दिया गया है उस क्वेश्चन को करिए। उस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जिसमें कि आपतन कोण दिया गया 30 अंश और अपवर्तन कोण दिया गया 45 डिग्री। तो अब यहां पर फाइंड करना है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा। तो स्नेल का नियम लगाएंगे, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक sin 30 बटा sin 45, तो 1/2 और sin 45 का मान 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा √2/2, यानी 1/√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करेंगे तो इसे ऊपर कर देंगे। तो √2 का मान रख लीजिए 1.414/2, तो 0.707। तीसरे का ख, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक तार के लिए प्रतिरोध का फार्मूला होता है R = ρl/a। तो इससे चालक तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। साथ ही साथ किसी भी चालक का तार, किसी चालक के तार का जो प्रतिरोध है वह पदार्थ पर भी निर्भर करता है। इसका अथवा पार्ट है कि तार में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, तो 10 सेकेंड में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो I = Q/T होता है। तार में प्रवाहित आवेश Q = I/T से 5 × 600, तो 3000 कूलम आ जाएगा। Ne बराबर, यानी Q = Ne होता है, तो N = Q/E, 3000 बटा E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए, ये इसमें से 3 जीरो निकाल लीजिए तो 10⁻³ हो जाएगा, और ये -19 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ये बच गया, दशमलव इसका हटाएंगे तो ये 30/16, और इसको भाग देंगे तो 1.875 × 10⁻22। अर्थात इसमें तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 1.875 × 10⁻22 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ये लॉन्ग आंसर है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का नामांकित सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह सिद्धांत है क्या कि जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं में परिवर्तन के कारण संबद्ध कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। संरचना, इसके निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? क्षेत्र चुंबक, जिसमें कि एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है जिसके बीच कुंडली को घुमाया जाता है। दूसरा आर्मेचर, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी परत पर चढ़े हुए तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। ये इसका फिगर है, ये NS के बीच में ये लगा हुआ है, ये आर्मेचर है, ये दोनों क्षेत्र चुंबक हैं। यह जो आप ये देख रहे हैं R1 और R2 सर्पी वलय हैं, B1 B2 कार्बन ब्रश हैं, यह लोड रेजिस्टेंस है।
अब इसमें जो सर्पी वलय है, कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों रिंग R1 R2 ये दोनों बने हुए से जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ घूमते रहते हैं। इसी तरह से ब्रुश जो सर्पी वलय R1 R2 सदैव कार्बन के बनी दो पत्तियों B1 B2 ये B1 B2 को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से यह किस तरह कार्य करता है कि जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर जा रही है और भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा A से B और C से D की ओर होगी। कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके कारण जो धारा है वह संयुक्त होकर प्रबल धारा का निर्माण करती है। वाह्य परिपथ में जो प्रेरित धारा है वह R2 से बाहर निकलेगी और R1 से वापस आएगी। तो इस तरह से आधे चक्कर के पश्चात जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरने के पश्चात कुंडली की भुजा CD ऊपर की ओर जा रही है, भुजा AB नीचे की ओर जा रही है, अतः भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। इस प्रकार आधे चक्कर के लिए धारा एक दिशा में तथा अगले आधे चक्कर के लिए विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इससे उत्पन्न धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका अथवा पोर्शन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे का प्रयोग और प्रेरित धारा की दिशा को बताने वाला नियम। तो जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा परिपथ में बहने वाली धारा को प्रेरित वैद्युत धारा कहते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग जो है इसमें क्या है, इसमें यह दिखाया गया था कि एक कुंडली है और उस कुंडली के पास जब किसी चुंबक को ले आते हैं तो चुंबक के एन सिरे को ले आएंगे या उससे दूर ले जाएंगे, तो इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन के पश्चात जो है जो धारा उत्पन्न होती है वह इस तरह से उत्पन्न होती है कि उस सिरे का विरोध करे। यानी अगर एन सिरे को ले आते हैं तो इसमें एन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में यानी पोल ऐसा बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा जो उसको रिपेल करे, और इसे अगर दूर ले जाते हैं तो साउथ पोल बनेगा जो उसको अट्रैक्ट करे। तो जब चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल कुंडली में हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, यानी E प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा जो है ऐसी होती है जो इस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इस नियम को लेंज का नियम कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का अंगूठा उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। अगर अपने फिंगर को आप इस तरह से रखें तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और यह मोशन, तो ये जो प्रेरित धारा की दिशा है यह सेंट्रल फिंगर बताएगी। खंड ख केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें पांचवा क, ख और ग ये तीन ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शन में दिया गया है कि क में क्या दिया क्वेश्चन था। क का क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। फिर दिया गया कि निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है, जिसमें CH3 CHO CH3 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 COOH CH4 है, तो इसमें CH3 COOH है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यानी ब्लीचिंग पाउडर का, तो यह CaOCl2 होता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का क है। 6 के क में दिया गया है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। ब्यूटेनोन, तो ये देखिए ब्यूटेनोन का सूत्र होगा ब्यूटेनोन। इसी तरह से 2 मेथिल प्रोपेनाल 1, तो ये जो है 2 मेथिल प्रोपेनाल 1 का ये फार्मूला हो गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, और आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। इसके बाद है 6 का ग। निम्न में प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा के ये उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में,
एंटासिड बनाने में, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो उपयोग, तो क्लोरीन गैस के निर्माण में, जल को स्वच्छ बनाने में, और कीटनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से 7 का क, 7 का क है, एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28881 है। आवर्त सारणी में तत्व एक ही आवर्त संख्या तथा वर्ग संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करेंगे, 2881 है तो इसमें 1 2 3 4 4 सेल हो गए, इसका मतलब आवर्त की संख्या 4 हो गई। वर्ग की संख्या लास्ट में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये प्रथम वर्ग का है। इसके बाद ख है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। तो इसको संतुलित करना है, Cu2s प्लस O2 और Cu2O प्लस SO2, इसे हम जो है कर देंगे बैलेंस। ख है CO2 प्लस H2O, और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह C6H12O6 प्लस O2 बनाता है, तो इसको भी बैलेंस कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस, केवल अभिक्रिया लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसके साथ जब रिएक्ट करता है तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 बनाता है। इसी तरह दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो NaOH प्लस CH3COOH ये बना देता है CH3COONA प्लस H2O। इसी तरह सोडियम एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह CH3CH2ONA बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह एसिटिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इसे हम C2H5OH भी लिख सकते हैं, तो यह CH3COO CH2 CH3 प्लस H2O। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। तो यह देखिए, ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4, तो ये मेथाइन होता है ना, तो ये 2 कार्बन है तो एथीन बनता है यहां। अथवा पाठ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व को उनके स्थान से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। जैसे Fe प्लस कापर सल्फेट, तो इसमें जो है कापर को Fe जो है हटा करके उसका जगह ले लेता है, और यह तब संभव हो पाता है जब यह रिएक्टिविटी सीरीज में उससे ऊपर हो। योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक अभिक्रिया में वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत संयोग करके एक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे CaO प्लस H2O ये बनाता है CaOH का ट्वाइस, ये एरो है, CaOH का ट्वाइस और उष्मा निकलती है। एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन क्या होता है, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, जिसमें ये रिएक्शन दिया गया है, एक जो है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, और ये एथिल अल्कोहल, तो ये बना देते हैं एथिल एसीटेट एस्टर। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका प्रतिस्थापित करता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, और जैसे CnH2n+1 CnH2n, इस तरह से, तो यह सजातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल होता है। खंड ग जो बायोलॉजी का पोर्शन है। अब इस बायोलॉजी के पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का क है, इस क में दिया गया कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो इसमें विटामिन डी, विटामिन सी, ए और के है। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होती है, बाकी सभी विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील होती है, तो ऑप्शन होगा आपका सही सेकेंड, विटामिन सी। सेकेंड पार्ट है, बोमेन संपुट किसका भाग होता है, उदर का, यकृत का, अग्नाशय का या वृक्क का, तो यह वृक्क नली में पाया जाता है, तो इस तरह से यह वृक्क का हिस्सा होगा। आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, जायांग, पुमंग, बीजांड, परागनलिका, तो इसमें पुमंग या पुंकेसर भी कहते हैं आप,
घ, निम्नलिखित में से डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो इसमें जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, यह प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत है, लेकिन नई जातियों की उत्पत्ति यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, नई जातियों की उत्पत्ति। 10 का क, 10 का क दिया गया है कि समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। तो समयुग्मजी, जो कि आप अनुवंशिकता वाले चैप्टर में पढ़े हैं, किसी गुण के लिए एक समान एलील वाला जीव समयुग्मजी कहलाता है, जैसे कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर, या अगर टी लेते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल आर, सेम टर्म वाले। इसी तरह से विषम वाले में यह जो है असमान होने की स्थिति में होता है। 10 का ख, नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताइए। तो आपको पता है कि इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा में दोनों में समान होते हैं, और इसीलिए इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 10 का ग है कि मेंडल के मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना। इसमें तने की लंबाई तथा फली का रूप का प्रभावी और अप्रभावी लक्षण बताइए। तो इसमें तने की लंबाई का जो प्रभावी लक्षण है लंबा, अप्रभावी बौना, फली का रूप जो है फूली हुई और अप्रभावी सिकुड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का क है, मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें जो है एक तो है एड्स, AIDS, इसके बारे में आपको लिख देना है, और दूसरा है प्रमेह, सुजाक या गोनोरिया, इसके बारे में आपको डिटेल लिख देना है। ये इसमें दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अथवा पोर्शन में दिया गया है ओपेरेन की जीवन की उत्पत्ति का जीव रसायन उद्भव परिकल्पना को समझाइए। तो ओपेरेन की जीवन की उत्पत्ति का जीव रसायन उद्भव की परिकल्पना जो है यह इस प्रकार से है कि 1924 में रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन ने द्वारा प्रस्तावित जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक परिकल्पना की, और जिसमें यह कहा गया कि सभी जीवन अनायास सामग्री से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मीथेन, जल, वाष्प और हाइड्रोजन। इस सिद्धांत के अनुसार, जिसे ओपेरिन हेल्डेन परिकल्पना भी कहा जाता है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक विकास की धीमी और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम थी, जो संभवतः 3.8 अरब साल पहले हुई थी। अब ये और इसको डिटेल में दिया गया है, तो आप इसको आप देखते चलिए, लिख लीजिएगा। 11 का ख, लैमार्कवाद की व्याख्या कीजिए। अब इसमें भी आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो जैव विकास की वैज्ञानिक व्याख्या का प्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिनका नाम JB डी लैमार्क यानी जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क था। लैमार्क का मानना था कि जीवों में संपूर्णता प्राप्त करने की अंतर्निहित इच्छा होती है, तथा जीवों की विविधता उनमें पर्यावरण के प्रति उत्पन्न अनुकूलनों के कारण होती है। इस तरह से लैमार्कवाद को अर्जित लक्षणों की वंशागत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें जिराफ का उदाहरण आपने पढ़ा है कि जिराफ पहले जो है इनकी गर्दन जो है छोटी थी, लेकिन पेड़ पौधे जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर थे, इसकी वजह से उनकी पत्तियों को खाते खाते उनकी गर्दन धीरे धीरे बढ़ती गई। तो इस तरह से इसके जो है और कुछ सिद्धांत हैं। इसका अथवा पाठ में दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यकृत के कार्य, तो यकृत के क्या क्या कार्य हैं? ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करना, पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीनों को संसाधित करने में मदद करना, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनाना, विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और भ्रूणीय अवस्था में यह रक्त यानी खून बनाने का भी काम करता है। बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट का श्रवण करता है। अगला पार्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन A, D, E और K है। बाकी सभी विटामिन B और विटामिन A, C यह जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसायुक्त ऊतक में संग्रहित किया जा सकता है। ये वनस्पति जन्य और पशु खाद्य पदार्थों का पूरक आहार से आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न विकरों तथा उनके कार्य, ये आपको बताना है। तो इसे जो है जठराग्नि का स्रोत भी कहते हैं, जो भोजन पचाने वाली पाचन ग्रंथि पेंक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। छोटी आंत से घिरा होता है। पेंक्रियाज 2 तरह के रस स्रावित करता है, पाचक रस और पावक रस। पाचक रस जो है पेंक्रियाटिक जूस जिसे कहते हैं, ये पेंक्रियाटिक डक्ट में स्रावित होता है, और पावक रस सीधा रक्त में। पाचक रस में स्रावित ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज नामक एंजाइम्स भोजन में प्रोटीन, वसा व शर्करा को पचाने
का अहम कार्य करते हैं, इसलिए इसे जठराग्नि भी कहते हैं। शरीर में तात्कालिक ऊर्जा ग्लूकोज को जलाकर मिलती है। कोशिकाओं को ग्लूकोज उपलब्धि और उपयोग के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, जो पैंक्रियाज के पावक रस से स्रावित होकर रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। पावक रस के अन्य एंजाइम्स ग्लूकोगोन, सोमेटोस्टेरिन सहायक एंजाइम्स होते हैं जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन शारीरिक ऊर्जा का स्रोत होती है। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज होता है। इंसुलिन की अधिकता से या अन्य किसी कारण से रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इसके बाद है मधुमेह। इसी का हिस्सा है कि मधुमेह क्या होता है। तो मधुमेह जो है यह उच्चाचपय रोगों का समूह है। यह रोग व्यक्ति में उच्च रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर या अपर्याप्त इंसुलिन के उत्पादन के कारण होता है। इस रोग में शरीर की कोशिकाएं ठीक से इंसुलिन का उत्पादन या इंसुलिन के उत्पादन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। इसका अथवा पाठ है। इस अथवा पाठ में श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताना है। यह दिया गया है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। इस अंतर को आप देख लेंगे। श्वसन में क्या होता है कि यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया में होती है, और श्वासोच्छ्वास ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। इसी तरह श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और यह जो है एक भौतिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तथा CO2 शरीर के बाहर निकाली जाती है। श्वसन में इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इस तरह से निःश्वसन तथा निःश्वसन प्रक्रिया को आपको बताना है यह क्या होता है। तो मनुष्य नाक या मुंह से हवा को शरीर के अंदर ले जाता है। हवा जब नाक से अंदर प्रवेश करती है तो यह हल्की सी नम और गर्म हो जाती है। नाक धूल कणों को भी हवा से दूर कर देती है। यह हवा श्वास नलिका जो विंड पाइप होती है से होती हुई फेफड़ों में जाती है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत उच्छ्वास में सीने का फूलना पेशियों की क्रिया है। यह क्रिया ऐच्छिक वॉलंटरी और अनैच्छिक इनवॉलंटरी दोनों ही पेशियों द्वारा होती है। श्वसन की सामान्य क्रिया में केवल अंतरापरशुका पेशियां और डायफ्राम ही भाग लेते हैं। गहरी सांस लेते समय कंधे, गर्दन और उदर की पेशियां भी सहायता करती हैं। तो इस तरह से फेफड़े जो है श्वसन तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, और ये वक्ष गुहा की मध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। ये स्पंजी होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा एक दोहरी झिल्ली के बने थैले में सुरक्षित रहता है, जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं। फेफड़ों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। ये हृदय से आई अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं तथा रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से आप इस पर जो है डिटेल लिख लेंगे, देख लेंगे, और साथ ही साथ जो है अगर आप इसका पूरा डिटेल देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है PDF डाउनलोड करके, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं तथा अपनी बोर्ड की तैयारी कैसे करें इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं।